नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मैनेज ब्रेन्स में, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई नो आपकी मेरी इस बात को मानने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन यही सत्य है। ठीक है भैया, अब मेरी शक्ल देख के बोलोगे कि नहीं सर, कहाँ आप फ्री एजुकेशन दोगे, आप तो शक्ल से ही लग रहे हो थोड़ा लालची टाइप के। अरे मेरे भाई, एजुकेशन फ्री है, लेकिन आप बदले में अगर कुछ देना ही चाहो तो इतना कर सकते हो कि जब भी आप मैनेज ब्रेन्स के किसी टीचर द्वारा किसी पढ़ाए गए सेशंस में कुछ सीखते हैं तो उस सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। अब जब सेशन शुरू हुआ मैंने एक वर्ड बोला, क्या वर्ड था? प्रोबेबिलिटी। अब हम आगे जब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर तो हम इसी टॉपिक पे अपना पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे। चैप्टर नंबर 12 है क्लास 11 की अप्लाइड मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, यानी जहां पे हम मैथमेटिकली इवैल्यूएट करते हैं कि चीजों के होने की क्या संभावना है। ठीक है, अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे अस्तित्व में आती है, देन रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस की बात करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 12.1 को यहाँ पे सॉल्व करके आज के अध्याय को समाप्त करेंगे, आज के सेशन को अपन एंड करेंगे। अब देखो, प्रोबेबिलिटी जो है वो आप पढ़ते तो आए हो अपने बचपन से, यानी 7th 8th क्लास से पढ़ते आए हो, पर लेकिन जो लेवल है वो धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका जो लेवल स्टैब्लिश होगा वो प्रोबेबली कह सकते हो कि यहाँ पे जब आप सीख जाओगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगी। इसके पहले जब भी आपने पढ़े तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी जिनमें वो प्रोबेबिलिटी वर्क करती थी, पर अब जब अपन पढ़ेंगे इसको तो शायद हर एक मामला निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इट मे रेन टुडे। ठीक है, राजेश इज क्वाइट श्योर टू टॉप हिज क्लास। इट इज हाईली अनलाइकली दैट सलमान विल मैरी करीना। नो कमेंट्स ऑन दिस। आई हैव बेट 100 rupees on India winning against Pakistan. All the above statements, यहाँ जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, इट में रेन टुडे हो गया, राजेश की बात हो गई, सलमान भाई की शादी की बात हो गई, या फिर यहाँ पे जो बेट लगी है एक दो फ्रेंड्स के बीच में इंडिया पाकिस्तान मैच की, उसकी बात हो गई। यहाँ पे आप कुछ अनसर्टेन इवेंट्स के बारे में, यानी अनसर्टेनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। एज इन आप श्योर नहीं है कि यहां पे क्या रिजल्ट होगा, तब आप सिचुएशन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल सुबह सूरज उगेगा, ये चीज श्योर है, तो वो वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे ऐसी चीजों की बात होती है जिसमें देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पे चीज का होना या ना होना की श्योरिटी नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अब बेसिकली देखा जाए तो ये भी अनसिक्योरिट या ये भी अनसर्टेन इवेंट्स की बात है, ये भी अनसर्टेन है, ये भी अनसर्टेन है और ये भी अनसर्टेन है। लेकिन अगर हमें अनसर्टेनिटी मेजर करनी हो, ठीक है, कि कितना अनसर्टेन है और कितना सर्टेन है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे यदि मैं पहले सेंटेंस को ही ले लूं, इट मे रेन टुडे। अब देखो ये सेंटेंस तब भी करेक्ट है जब बारिश का चांस हो केवल 10%। ठीक है, और ये स्टेटमेंट तब भी करेक्ट है जब बारिश का चांस हो 45% और जब बारिश का चांस हो 90%। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या इन तीनों परसेंटेज पे आपका बिहेवियर सेम रहेगा? नहीं सर, अगर 10% चांस है तो प्रोबेबली हम अपने दिन को नॉर्मल प्लान करेंगे। अगर 45% चांस है तो शायद हम एक छाता लेके चले जाएं और ये ध्यान रखें कि जब भी हम निकले बादल घने ना हो रहे हो। पर अगर 90% चांस है तो हम घर से ही रेनकोट पहन के निकलेंगे कि भैया अगर रास्ते में भी बारिश पड़ गई तो अपन बचे रहेंगे। लेकिन तीनों ही केसेस में अगर मुझे केवल अंग्रेजी में बात करनी हो, मैं इतना ही कहूंगा कि इट मे रेन टुडे, है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी हमें किसी अनसर्टेनिटी के होने के चांसेस के बारे में बेटर आइडिया देता है कि कितने चांसेस है। जैसे 10% चांस अलग तरीके से देखा जाएगा, 45% चांस अलग तरीके से देखा जाएगा, 90% चांस अलग तरीके से देखा जाएगा। तो ये जो परसेंटेज हमें मिलता है वो चीजों को, हमारी अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई कर देता है, एक वैल्यू दे देता है
जो कि हमारे मस्तिष्क को हेल्प करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। क्लियर हो गया? तो ये जो हम मेजरमेंट निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसी चीज के, किसी अनसर्टेनिटी के होने की, उसे आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो गणित वहां पे काम आ जाता है। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडीज ऑफ गेम्स ऑफ चांस एंड गैम्बलिंग। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की जो कहानी है वो शुरू कहां से हुई? वो शुरू हुई है गेम्स ऑफ चांस एंड गैम्बलिंग में, जब लोगों ने देखा कि भैया यहां पे नंबर्स के माध्यम से जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे फैसले ज्यादा सटीक बैठ रहे हैं, तब प्रोबेबिलिटी के थ्योरी का या कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, सपोज यू हैव ₹2 टू ड्रॉ अ कार्ड आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, इफ यू ड्रॉ एन एस यू गेट ₹20, अदरवाइज गेट नथिंग। तो क्या बेट चल रही है यहां पे? मान लीजिए 2-4 दोस्त खेल रहे हैं कि एक 52 कार्ड्स का डेक है, मतलब पूरा का पूरा एक सही वाला बंडल है कार्ड्स का, जिसमें आपको एक चांस लेने के लिए ₹2 पे करने पड़ेंगे। और आपकी बेट क्या लगी है? मतलब आपने किस बात पे दाव लगाया है, क्या चांस लिया है आपने कि सर अगर ड्रॉ करने पे एस आया, मतलब अगर कार्ड निकालने पे एस आया तो ₹20 का इनाम मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब देखो यहां पे सवाल यह है कि क्या आपको ₹2 का दाव लगा के ये ₹20 के इनाम के लिए इस गेम को प्ले करना चाहिए? अगर मैं ऐसे देखूं तो आप क्या बोलोगे? सर नॉर्मल भाषा में कहेंगे भैया चांस है कि आ जाए एस का पत्ता। लेकिन अगर इसी आर्ग्यूमेंट को मैथमेटिकली किसी वैल्यू के साथ सपोर्ट किया जाए तो शायद सामने वाला इंसान बेटर इवैल्यूएट कर पाएगा। Does it give a fair chance of winning or are you going to lose in the long run? अब ये आपको पूरा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब जो कि यहाँ पे अंतिम वाले पॉइंट में दिए गए हैं वो प्रोबेबिलिटी के माध्यम से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे सर्च फॉर द मैथमेटिकल आंसर्स टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही मुश्किल सवालों का या ऐसे ही अनसर्टेन इवेंट्स के बारे में जब हमने सवाल किए तो भैया मैथमेटिकल आंसर हम लोग हर जगह निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी मैथमेटिकल आंसर्स को निकालने की खोज में ही मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब यहां देखिए इटालियन मैथमेटिक्स, कुछ नाम बताएं जो कि आप याद ना रखें लेकिन आपको पता होना चाहिए। इटालियन मैथमेटिशियन जेरोम कार्डन, ये भाई साहब है अपने कार्डन भैया। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे पास्कल, इनका नाम तो बहुत फेमस है, एंड पेरी द फर्माट। ठीक है, ये भाई साहब भी है फ्रेंच के। और उसके बाद फिर स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली, इनका नाम भी बहुत फेमस है। और रशियन मैथमेटिशियन यहाँ पे है कोलमोगोरोव, वर द पायनर्स इन दी स्टडीज। अब देखो पूरे वर्ल्ड में ऐसा तो है नहीं कोई एक ही इंसान ऐसा सोच पा रहा होगा, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इस तरफ सोचने की कोशिश की कि ये प्रोबेबिलिटी या फिर किसी अनसर्टेन इवेंट्स में हम मैथमेटिक्स को लाके क्या हमारे चांसेस को बेटर कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों के मैथमेटिशियंस ने इस बारे में सोचना चालू किया। ठीक है, अब उनने क्या देखा, उनने क्या सोचा कि देखो आप जब मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत आम है या फिर प्रोबेबिलिटी के टर्मिनोलॉजी में यूज की जाती है, उन पे चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, रहा सवाल वो गेम का, तो देखो जितना मुझे समझ में आता है कि भैया एस होते हैं 4 और टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, तो आपके जीतने का जो चांस है वो 1/13 है और आपको 2 कार्ड ₹2 आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या ये गेम जो है वो लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल होगा या आप लूज करोगे? तो देखिए सर इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं कि आ जाएगा, पर इट इज द बेस्ट पॉसिबल केस की 13 केसेस में एक बार आपका चांस होगा। तो प्रोबेबली शायद आप ये गेम ना खेलें, वो मर्जी खैर आपकी है। कि अगर ऐसे देखें तो मुझे 13 दूनी ₹26 देने पड़ेंगे
और 20 रुपए का इनाम जीतूंगा अगर एक बार एस आ गया तो इन 13 कार्ड्स में, वो भी कोई चांस श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो वो गणित अपन अभी आगे सीखेंगे। चलिए, तो बात हो रही है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की, या फिर एक्सपेरिमेंट की जो वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में इन वर्ड्स को यूज करके ही डिफाइन किया जाता है चीजों को, इसलिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ये फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट हूबहू तो नहीं है, पर हाँ वहां से कुछ सिमिलैरिटी जरूर ड्रॉ करता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये कह रहे हैं एन एक्शन और ऑपरेशन, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई ऑपरेशन, कोई टास्क which results in some well defined outcomes is called an experiment। जब किसी एक्शन से, किसी ऑपरेशन से, किसी एक्टिविटी से, किसी टास्क से आपको कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स मिले, आउटकम्स मिले, ठीक है, उसे आप कहते हो एक्सपेरिमेंट। उदाहरण के तौर पे जब आप कार्ड ड्रॉ करते हो तो देयर इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यू जो कि उस कार्ड से आ सकती है। जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 के बाद मतलब JQ के इन सब में से कोई एक कार्ड मिलेगा, उसका कलर रेड या ब्लैक होगा, डिजाइन्स भी 4 है, उनमें से फिक्स से कोई एक ही आएगा। तो इस तरीके से सब कुछ वेल डिफाइंड है कि अगर कोई कार्ड होगा तो इन 4 डिजाइनों में से होगा, इन 2 कलर्स में से होगा, और इन सारे नंबर्स या फिर फेसेस में से किसी एक का होगा। ये क्लियर है जी सर? तो उसे आप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये कार्ड के डेक में से कार्ड को निकालना, दिस इज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक एक्शन है, ये एक ऑपरेशन है, ये एक एक्टिविटी, ये एक टास्क है, ठीक है। खाली 52 कार्ड्स का डेक रखा है तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या है? आपका कार्ड को ड्रॉ करना या फिर निकालना, ठीक है। समटाइम्स, अब ये कह रहे देखो क्या कि समटाइम्स द रिजल्ट दैट इज आउटकम इज यूनिक, कभी कभी आउटकम यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ट्राइंगल इज गिवन देन विदाउट नोइंग द 3 एंगल्स वी कैन डेफिनेटली से दैट द सम ऑफ एंगल्स 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो कभी कभी आपको यूनिक आउटकम मिलेंगे कि जैसे अगर कोई पूछ ले कि मैंने आपको ट्राइंगल बस बता दिया कि सिर्फ ट्राइंगल है, ये नहीं बताया किस टाइप का है, फिर भी अगर कोई पूछे कि अगर मैं इसके 3 एंगल्स का सम निकालूंगा तो कितना आएगा, तो वहां पे बिना ट्राइंगल को देखे, बिना उसकी पहचान के हम ये तो श्योरली बोल सकते हैं कि तीनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कभी कभी आउटकम्स यूनिक नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन मे थ्रो अप ईदर हेड्स और टेल्स। अब आपने कोई कॉइन टॉस किया, आपको ये पता है कि या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, पर ये नहीं पता कि गिरने पे कौन सा आएगा। दोनों में से एक चीज होगी, ये हमें पता है, लेकिन दोनों में से कौन सा आएगा एज अ रिजल्ट उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जहां पे आपको आउटकम की, रिजल्ट की कोई जानकारी नहीं है कि कैसे चीजें होंगी या क्या हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, पर हां ये जरूर पता होता है कि इनमें से या कौन कौन से रिजल्ट्स पॉसिबल है। देखो बहुत फर्क है, कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है ये पता होना, ठीक है, या कौन से रिजल्ट्स पॉसिबल है। मतलब जब आप एक से ज्यादा रिजल्ट्स की बात करते हैं, कौन से रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, ये जब आप पता करते हैं दैट इज कॉल्ड, ये जब आप ये वाला सिचुएशन में पहुंच जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने ट्राइंगल की बात की, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, वही आपका पॉसिबल रिजल्ट है और वही आपका एक्चुअल रिजल्ट है। तो उसमें कहीं भी कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है या फिर कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। बट लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में आपके रिजल्ट्स यूनिक नहीं होते, मतलब ज्यादा रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं और आप इसलिए उन्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में रखते हो। क्लियर है ये बात? जी सर, बड़े आराम से। हाँ जी सर, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए
अब फिर से एक बात देखो, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम, सेम परिभाषा का एक और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या फिर किसी एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम कब कहते हैं, आप रैंडम तब कहते हैं जब उसके रिजल्ट्स इन 2 और मोर आउटकम्स, तो रिजल्ट्स जो होंगे वो 2 या उससे ज्यादा आउटकम वाले होंगे और ऐसा बता पाना पॉसिबल नहीं होगा या फिर प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा कि कौन सा वाला आउटकम आएगा एडवांस में। अर्थात कोई भी एक्सपेरिमेंट आप उसको रैंडम कब कहते हो, उसकी 2-3 कंडीशन है। पहला, उसके 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल हो। ठीक है, अब ये देखना रिजल्ट और आउटकम से फर्क क्या होता है। ठीक है, आउटकम्स मतलब क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है, रिजल्ट मतलब एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या आया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है और एक्सपेरिमेंट होने से पहले ये प्रिडिक्ट कर पाना, ये गेस कर पाना पॉसिबल ना हो कि भैया कौन सा आउटकम आएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आप कॉइन टॉस करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। आई नो हम में से बहुत लोग बोलेंगे सर हम जब खेलते तो हम तो गैस कर लेते कि क्या आएगा, लेकिन आप क्या हर बार सही गैस कर पाते? बहुत बार आपका तुक्का होता है, बहुत बार आपने सिर्फ ऐसा बोला होता है कि ऊपर हेड्स रखा है तो नीचे टेल्स आएगा, टॉस करोगे तो ऊपर टेल्स रखा है तो नीचे हेड्स आएगा। तो इस तरीके के कह सकते हो ना इनकंसिस्टेंट लॉजिक लगाते हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअली उसको अगर मान लो हमने कॉइन को 100 बार टॉस किया तो क्या 100 बार आपका आंसर सही आएगा? ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जब तक आपने उस पर्टिकुलर चीज में कोई छेड़छाड़ ना की हो। अगर आप एक डाइस की बात करते हैं, ठीक है, डाइस हम सबने देखा है बहुत बार यूज होता है, चाहे आपने लूडो खेला हो या फिर कोई और गेम, तो भैया वहां पे भी अगर आप देखोगे तो जो डाइस होता है उसको थ्रो करने पे रिजल्ट में क्या आएगा ये बता पाना लगभग इम्पॉसिबल चीज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने बनाया, देखो ये 1 डॉट, यहाँ बना दिया हमने 2, यहाँ बना दिया हमने 3। अब आप ये बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 6 तक कोई एक आएगा, पर कौन सा आएगा ये नहीं पता। ठीक है, तो हम जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज तो मामला किसी एक के पक्ष में अगर गिर रहा होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पे उन्होंने उसी को क्लासिफाई किया कि किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को माफ कीजिएगा, आप रैंडम कब बोलते हैं? जब आपकी ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशन? पहली कि इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, उसके 1 से ज्यादा आउटकम पॉसिबल होने चाहिए। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द आउटकम इन एडवांस। ठीक है, तो 1 से ज्यादा आउटकम और कौन सा आउटकम आएगा ये भी प्रेडिक्ट कर पाना जब असंभव होता है तभी आप उसे रैंडम मानेंगे। ठीक है, रैंडम का मतलब ही होगा जिसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जो किसी भी तरीके से पहले से एडवांस में आप जिसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। क्लियर ये मामला? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझा। अब जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे एग्जांपल दिए। पहला, टॉसिंग अ कॉइन, मुझे नहीं पता टॉस करने पे हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। हम में से कुछ इसके एक्सपर्ट होते हैं लेकिन वो भी 100% सही प्रेडिक्ट हर बार नहीं कर पाएंगे। उनका जवाब हो सकता है 1 या 2 बार 3 बार सही हो जाए, या हो सकता है कि 4-5 बार सही हो जाए, पर लेकिन हर बार मान लो आपने 100 बार किया तो 100 के 100 में जो वो बोलेंगे वही आएगा, तो उसके चांसेस कम है। टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, अब एक की जगह 2 कॉइन ले लो तो आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो डबल सॉर्ट ऑफ हो जाती है, तो वहां पे भी आप नहीं बोल पाएंगे कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो भी रैंडम है। देन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, थ्रोइंग अ डाइस, उसके बाद ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब मुझे नहीं पता 52 कार्ड में से जब मैं कोई एक कार्ड निकालूंगा बीच में से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, तो कौन सा कार्ड आएगा। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स whenever the word experiment is used it will mean random experiment। अब थोड़ा सा यहाँ गणितज्ञ ने आलस से दिखाते हुए क्या बोला है कि यहाँ से जब भी हम एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज करेंगे
आप उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट मान के ही सवाल को सॉल्व करेंगे, ताकि उन्हें बार बार लिखना ना पड़े कि एक्सपेरिमेंट रैंडम है। क्लियर है ये मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत? जरा से भी नहीं सर। चलिए, अब जो सेकेंड चीज आ रही है वो है सैंपल स्पेस। तो हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देख लिया, अब सैंपल स्पेस की बात करते। द कलेक्शन ऑफ, तो सैंपल स्पेस देखो क्या होता है। सैंपल स्पेस का जो परिभाषा है वो कुछ ऐसी है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आपके आउटकम्स पॉसिबल है, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट को करने पे जो भी आपके रिजल्ट्स पॉसिबल है उनको कहीं लिखना, कहीं पे काम करते हो ना उनको कलेक्ट करना, इज कॉल्ड सैंपल एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल S। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस सेट इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब हम जो भी चर्चा कर रहे थे कि किसी एक्सपेरिमेंट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो कोई भी आउटकम पॉसिबल है, तो अब पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कौन कौन से आउटकम पॉसिबल है। तो वो जब आप निकालते हैं तो आप बेसिकली उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, when we toss a coin, it may come up either of two ways, heads or tails. So there are two possible outcomes of this random experiment. If we denote heads by H and tails by T, then the sample space of this experiment is H, T. ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस करने पर आपके कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं उसकी एक लिस्ट बनाना, उसका एक कलेक्शन बनाना इज कॉल्ड सैंपल स्पेस को स्थापित करना। अब यहां पे देखो उन्होंने कहा कि S इक्वल्स टू H, T। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी की मदद से हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी पता लगा पाएंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या क्या नतीजे पॉसिबल है, तब तक आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है मामला? जी सर। चलिए अब यहां देखिए, यदि मान लीजिए आप कोई डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इट मे लैंड अप ऑन एनी ऑफ इट्स 6 फेसेस पॉइंटिंग अपवर्ड, थस द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज गेटिंग एनी ऑफ द 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड हेंस द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, यहां पे आपको दिख गए 6 नंबर्स जो कि डाइस थ्रो करने पे आपको मिल सकते हैं। क्लियर है ये बात? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। तो देखो, डाइस थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आपके आउटकम्स पॉसिबल है उसकी लिस्ट बनाना, या किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते समय क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है उसकी लिस्ट बनाना, ये जो पूरी एक्टिविटी होती है इसे आप कहते हैं सैंपल स्पेस। अब यहां हमारे पास देखो एग्जाम्पल आ गए हैं कि आपने कॉइन टॉस किया और एक डाई भी साथ में फेंका, दो चीजें कर रहे हो, तो बताओ आपका सैंपल स्पेस क्या होगा। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो यहां पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा कि हम पहले सोचेंगे कि कॉइन पे क्या आ सकता है। सर कॉइन पे हेड्स आ सकता है, ठीक है, और डाइस पे 1 आ सकता है, तो आपने लिखा H1। अब यही जो 1 है ये तब भी आ सकता है जब कॉइन पे टेल आ जाए, तो आपने लिखा यहाँ पे T1। फिर हेड्स को कंटिन्यू करते हुए यदि हम डाइस पे 2 ले आए 1 की जगह, वो भी एक पॉसिबल रिजल्ट है। सेम कैन हैपन विथ टेल्स, ठीक है। देन हेड्स विथ 3 ऑन डाइस, प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि टेल्स विथ 3 ऑन डाइस आ जाए, ठीक है। फिर हेड्स विथ 4 ऑन डाइस, अब यहां पे टेल्स विथ 4 ऑन डाइस, नाउ हेड्स विथ 5 ऑन डाइस एंड टेल्स विथ 6 ऑन डाइस, सॉरी 5 ऑन डाइस, 6 क्यों आएगा भैया, एक ही जैसा पैटर्न फॉलो करेंगे ना हम। और लास्ट में हेड्स विथ 6 ऑन डाइस एंड टेल्स विथ 6 ऑन डाइस, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये हमने पूरी लिस्ट बना दी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे को नंबर पहले लिखना है, हेड्स टेल्स बाद में लिखना है, वो भी तरीका सही है। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो कि 1 हेड्स 2 हेड्स 3 हेड्स,
कुल मिला के आंसर सेम ही है, लिखने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हेड्स और वन बोलना या वन और हेड्स बोलना एक ही बात है, ठीक है। यहां पे हम बहुत क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि हमारा जो एजेंडा है वो ये कि दोनों चीजों को साथ में करना है। अब आप पहले सिक्के की रिजल्ट बोल दो या डाइस की, वो आपका पर्सनल मैटर है, उससे आपके सैंपल स्पेस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस यही डिनोट कर रहा है कि हेड्स की कॉइन पे क्या आया और डाइस पे क्या आया। अब चाहे आप उसको ऐसे लिखो एज अ रिजल्ट या फिर ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज कन्वे कर रहे हैं कि कॉइन पे क्या आया और डाइस पे क्या आया। कोई भी व्यक्ति इसको इजीली बाइफरकेट कर लेगा, ठीक है। यहां पे हमारा पहला एग्जांपल समाप्त हुआ, इजी क्वेश्चन था। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड एग्जांपल आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि भैया आपको सैंपल स्पेस बताना है विच इज एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, यानी आपके पास दो डाइस है, ठीक है, और आपको उसमें से एक ब्लू है एक रेड है। आपको बताने कि यहां कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और क्या क्या होंगे वो एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए दो डाइज हैं तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो स्टार्ट कैसे होगा, तो सर वो होगा स्टार्ट 1,1 से, यानी पहले डाइस पे भी 1 आया, दूसरे डाइस पे भी 1 आया। अब क्योंकि उन्होंने कलर स्पेसिफाई कर दिया है तो हम ये मान लेंगे कि पहले डाइस में ब्लू है और दूसरा वाला डाइस रेड है। सर लेकिन अगर मैं पहले रेड मानूं बाद में ब्लू मानूं तो भी आपके आउटकम जितने थे उतने ही रहेंगे, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, आउटकम निकालने के लिए एक को फिक्स कर दो, दूसरे को चेंज करते रहो। 1 2 1 3 फिर 1 4 और फिर उसके बाद 1 5 और लास्ट में आ गया 1 6। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आप निकालेंगे सेकेंड सेट, जहां पे आप पहले डाइस में 2 कर देंगे, दूसरे वाले को फिर वैसे ही चेंज करते जाएंगे। 2 2 राइट जी सर, 2 3 2 4 2 5 एंड देन लास्ट में 2 6। इधर पे भी हम ऐसे सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाओगे, थोड़ा आप और सारे लिखोगे, लास्ट में आपका आएगा 6 1 वाला सेट, ठीक है, जिसमें 6 1 फिर 6 2 6 3 6 4 एंड सो ऑन टिल 6 5 और लास्ट में आ गया 6 6। ठीक है, ये क्लियर है और ये ब्रैकेट अपना क्लोज हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए आपके 36, क्योंकि हर एक रो में अगर आप देखोगे, हर एक कॉलम में अगर आप देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसमें 6, फिर 3 वाले में 6, 4 वाले में 6, 5 वाले में 6 वाले में 6, तो कुल मिला के कितने हो गए 6 into 6 दैट इज 36 आउटकम्स या 36 एलिमेंट्स। ठीक है, और इन द सैंपल स्पेस। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, बड़ी आराम से हो गया यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन को ओपन क्लियर कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा है वी विश टू चूज 1 चाइल्ड आउट ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, अ कॉइन इज टॉस्ड। अब जो कंडीशन क्या हो रही है कि अगर हेड्स आया तो हम बॉयज को चूज करेंगे या बॉयज में से किसी एक को चूज करेंगे, और अगर टेल्स आया तो गर्ल्स में से किसी एक को चूज किया जाएगा। तो देखो सैंपल स्पेस अब कैसे बनेगा इसमें, देखो सबसे पहले आपको चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। कॉइन टॉस करने पे हेड्स आया तो आप बॉय 1 को सिलेक्ट करोगे या फिर बॉय 2 को सिलेक्ट करोगे, राइट? ठीक है, और अगर टेल्स आया तो आप या तो गर्ल 1 को सिलेक्ट करोगे या फिर इसी टेल आने पे गर्ल 2 को सिलेक्ट करोगे या फिर टेल आने पे गर्ल 3 को सिलेक्ट करोगे, है ना? इनके अलावा किसी और को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आया हेड तो चूज किया गर्ल को, ना, सवाल में साफ साफ लिखा है हेड आया तो बॉय चूज होगा या 2 बॉयज में से कोई एक चूज होगा बेसिकली, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कौन सा इन दी एंड सिलेक्ट होता है वो हमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ पॉसिबल आउटकम बताने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज
हो सकती है इस पर्टिकुलर केस में। इज दिस क्लियर? जी सर। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर हम पहले बॉय लिख दें बाद में हेड्स लिखे, तो ना, सिचुएशन ही वैसी है कि पहले कॉइन टॉस होगा उसके बाद ही सिलेक्शन होगा, इसलिए यहां पे हमने पहले हेड्स या टेल्स लिखा है, बाद में बॉय और गर्ल लिखा है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in the order of their birth? ठीक है, what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family? चलिए यहां देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि अगर 2 है चिल्ड्रन फैमिली में तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सर सैंपल स्पेस होगा कि या तो दोनों बॉयज हैं, ठीक है, या फिर दोनों गर्ल्स हैं, या फिर एक बॉय है और एक गर्ल है। लेकिन इसमें देखो एक बात क्या ध्यान रखना, जब एक बॉय एक गर्ल कह रहे हो तो आपको यहां पे डिफरेंस लाना पड़ेगा। 2 तरीके के आपके सेट बनेंगे, एक बनेगा गर्ल बॉय और एक बनेगा बॉय गर्ल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये मामला जो हमने वहां पे डाइस के साथ किया उससे अलग कैसे, क्योंकि यहां पे बॉय गर्ल लिखने का मतलब है कि जो बड़ा चिल्ड्रन है, जो एल्डर सिबलिंग है वो बॉय है, यंगर सिबलिंग गर्ल है, और जीबी का मतलब एल्डर सिबलिंग गर्ल है, यंगर सिबलिंग बॉय है। इससे काफी फर्क हो जाएगा फैमिली के डायमेंशंस में। ठीक है, इसलिए आपको दोनों केस पॉसिबल लेने हैं। अब अगर यहां पे इंटरेस्टेड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली में आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सर। एक केस वो बनेगा जब फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं है, ये वाला केस। एक केस बनेगा जब फैमिली में एक गर्ल है, एक तो ये वाला दूसरा ये वाला, और एक केस बनेगा जब फैमिली में 2 गर्ल्स है, तो उस केस में ये वाला होगा सेट। ठीक है, अब इनकी संख्या क्या होगी वो हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है पॉसिबल क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो 0, 1 या फिर 2, या तो एक गर्ल या 2 गर्ल या फिर एक भी गर्ल नहीं है फैमिली में। क्लियर है ये? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया यहाँ पे दोनों सैंपल स्पेस। ठीक है, वहां पे हमने सेट किया बॉय बॉय गर्ल 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 बॉय बॉय गर्ल को, रीजन बीइंग कि दोनों अलग तरीके से देखे जाएंगे कि बड़ा कौन है फैमिली में। ठीक है, सिबलिंग के हिसाब से। नेक्स्ट वाले में हमें पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, तो ये तो एक तरीके से क्वेश्चन होगा आपकी फैमिली में कितनी लड़कियां हैं, 0 है, 1 है, 2 है, या क्या हिसाब है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 हमने समाप्त किया। एग्जाम्पल 5 कह रहा है एक बैग में 2 कितनी रेड बॉल है भैया? सर एक बैग में 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द सैंपल स्पेस व्हेन द एक्सपेरिमेंट कंटेन्स 1 बॉल। अगर आपको एक बॉल निकालनी है तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका? तो सर देखिए इसमें हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, कलर भी है तो रेड की पहली वाली बॉल आ सकती है। ठीक है, जब आप एक बॉल निकालेंगे, या सेकेंड रेड बॉल आ सकती है, या फिर ब्लैक बॉल में से पहली वाली आ सकती है, या ब्लैक बॉल में से दूसरी वाली आ सकती है, या ब्लैक बॉल में से तीसरी वाली आ सकती है। ये क्लियर है? जी सर। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके हुए 5 आउटकम, 2 रेड के, 3 ब्लैक के। क्लियर है मामला? जी सर। अब अगर मैं 2 बॉल्स की बात करूं तो क्या होगा? तो सर आपको यहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने कहा एक रेड बॉल, दूसरी भी रेड बॉल, दोनों रेड आ गई, तो क्या लिखा है? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब रेड बॉल आ गई ये जरूरी है, ये नहीं कि पहली वाली आई कि दूसरी वाली आई, दोनों इनके हिसाब से एक ही है। चलिए ये रेड बॉल का हो गया। अब देखिए अब रेड का ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो पहली रेड बॉल का पहली ब्लैक बॉल के साथ, पहली रेड बॉल का दूसरी ब्लैक बॉल के साथ, और पहली रेड बॉल का तीसरी ब्लैक बॉल के साथ। ठीक है ना? जी सर। अब इसके बाद जो दूसरी वाली रेड बॉल है उसका पहली ब्लैक बॉल के साथ, दूसरी रेड बॉल का दूसरी ब्लैक बॉल के साथ, और दूसरी रेड बॉल का तीसरी ब्लैक बॉल के साथ। ठीक है जी सर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ब्लैक बॉल्स का आपस में भी बन सकता है सेट, जैसे कि
बॉल 1 और बॉल 2 साथ में, कौन सी, ब्लैक वाली, देन बॉल 1 बॉल 3 के साथ, ठीक है। फिर अब बॉल 1 को हटा के बॉल 2 और 3 को ले आएंगे, तो बॉल 2 का बॉल 3 के साथ, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखे, अब एक काम करते हैं, जगह थोड़ी कम लग रही है तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। बॉल 1 का, ब्लैक वाली बॉल का दूसरी ब्लैक बॉल के साथ, पहली ब्लैक बॉल का तीसरी ब्लैक बॉल के साथ, और दूसरी ब्लैक बॉल का तीसरी ब्लैक बॉल के साथ। ये सारे कॉम्बिनेशन मुझे लग रहे हैं पॉसिबल। अब आप ये बोलोगे कि सर पहली ब्लैक बॉल आई, फिर रेड बॉल आई, तो कुल मिला के आया तो ब्लैक एंड रेड ही नो, तो दैट इज सेम एज दिस वन, क्योंकि ऊपर लिखा है कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं करता, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आपने दो निकाली, अब आपके पास पहले आपको रेड दिखी फिर ब्लैक दिखी, क्या पहले ब्लैक और फिर रेड दिखी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रेड और ब्लैक बॉल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो अब तक हम देख पाए। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, यहां पे हमारा ये वाला सवाल इजीली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल एंड 4 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, ठीक है। देखो पिछले वाले में और इस वाले में क्या फर्क था, वहां पे कहीं पे भी आइडेंटिकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन यहां पे आइडेंटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या फर्क पड़ जाता है सर, इससे फर्क ये पड़ जाता है कि अगर आप एक बॉल निकाल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो या तो वो बॉल रेड होगी या ब्लैक होगी, क्योंकि आइडेंटिकल है तो उसकी हर एक संख्या से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बॉल 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, मेरे लिए सब एक बराबर है, कोई सी भी आ जाए। तो अगर आप एक बॉल निकालना चाह रहे हैं तो आपका जो सेट बनेगा वो बनेगा रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल का। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, आप दो बॉल्स निकाल रहे हैं 1 बाय 1, मतलब एक निकाली आपने, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इट इज रिप्लेस्ड, मतलब आपने दूसरी बॉल निकालने से पहले उसको वापस रख दिया, ठीक है। आपने एक बॉल निकाली, सबको कलर दिखाया, कंफर्म किया, वापस बैग में डाल दिया। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है और दो बॉल्स की बात है तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सर, पहली वाली जो निकाली वो भी रेड, दूसरी जो निकाली वो भी रेड निकली। ऐसा कब हो सकता है, आपने पहली निकाली, सबको दिखाया रेड कलर है, सबने हाँ बोल दिया, वापस आपने उस बोरे में डाल दिया, फिर से उसको अच्छे से आपने क्या किया, थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश की, फिर से वापस बॉल पकड़ी, फिर से रेड आ गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ऐसा हो सकता है कि पहली वाली रेड हो, फिर आपने वापस रखी तो ब्लैक वाली आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली ब्लैक हो, दूसरी वाली रेड निकल आए, और लास्ट केस एक ये हो सकता है कि पहली वाली भी ब्लैक निकल आए और दूसरी वाली भी ब्लैक ही निकल आए, ठीक है। हालांकि हमें इनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं बोला है, तब जब हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें से किसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया। चलिए स्क्रीन यहाँ पे क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि साफ साफ लिखा था आइडेंटिकल है, अर्थात कोई भी बॉल ले लो हमें वो एक जैसी ही दिख रही है। पिछले वाले में क्योंकि लिखा नहीं था तो हमने मान लिया कि हर एक बॉल अलग अलग एक अस्तित्व रखती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक गर्ल के पास 1 रुपए का कॉइन है, वेरी गुड, और क्या है दीदी के पास, अ 2 रुपी कॉइन एंड अ 5 रुपी कॉइन इन हर पॉकेट। तो दीदी की जेब में 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का है पॉकेट में। शी टेक्स आउट 2 कॉइन्स ऑफ हर पॉकेट, वन आफ्टर द अदर, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब जब 2 कॉइन होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो सैंपल स्पेस में हम पहले क्या बोलेंगे कि मान लो दीदी ने पहला सिक्का निकाला, वो 1 का निकला, 1 रुपी कॉइन, दूसरा 2 रुपी का निकला। अब अगर मैं पहले वाले को फिक्स कर दूं तो एक और ऑप्शन है कि 5 रुपीज का निकल के आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 रुपीज के कॉइन को फिक्स कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं 2 रुपीज के कॉइन को फिक्स करूंगा तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है, या तो एक 1 रुपी का निकल आए दूसरा वाला, ठीक है, या फिर 5 रुपीज का निकल आए। अब मैं मान लो पहले वाले में 5 निकल के आ गया फिक्स, तो दूसरे वाले में क्या निकाल सकते हो आप सर, या तो 1 रुपी का या फिर 2 रुपी का। तो मेरा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 चीजों से बना हुआ, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। अब देखो यहाँ पे
1 रुपी 2 रुपी आप साथ में नहीं निकाल रहे हो, वन आफ्टर दी अदर निकाल रहे हो, तो दोनों रिजल्ट्स का अलग अलग काउंटिंग होगा। जब आप दो चीजों को साथ में करते हो तब आपको फर्क नहीं पड़ता कि 1 रुपी पहले आया 2 रुपी फला, क्योंकि आप पहले इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो, पहले क्या निकला फिर बाद में क्या निकला, तो इसलिए आपने दोनों अपने जो एलिमेंट्स है उन्हें अलग अलग रखा है। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन को क्लियर करते हैं अपन। अब देखो एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है कि आपके पास रेड कलर का एक डाई है और हाँ, 1 die of red color, white color and blue color are placed in a bag. 1 die selected at random and rolled, its color and the number on the uppermost face is noted. तो देखो 3 डाई है, आपको कोई एक निकालना है, तो रेड कलर का निकल सकता है, ठीक है। फिर उसको रोल करोगे तो उस पर 1 आ सकता है। ऐसी रेड कलर के डाई पे 2 भी आ सकता है, रेड कलर के डाई निकलने पे 3 भी आ सकता है, रेड कलर का डाई निकलने पे 4 भी आ सकता है, रेड कलर का डाई निकलने पे 5 भी आ सकता है और रेड कलर का डाई निकलने पे 6 भी आ सकता है। एक पॉसिबल ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया व्हाइट कलर का निकले। चलिए, तो जब आप व्हाइट कलर का डाई निकालेंगे तो व्हाइट कलर के डाई में 1 भी आ सकता है निकलने के बाद, फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है। लास्ट में कह रहा है ब्लू कलर का डाई है, तो चलिए ब्लू कलर के डाई की अगर मैं बात करूं तो देखो ब्लू कलर के डाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि डाइस में थोड़ी कुछ फिक्स है, वो तो आप रोल कर दो, जिस पे गिरना होगा उस पे गिरेगा। सॉरी। तो ये जो पूरा सेटअप हमारा बना, ये हमारी सैंपल स्पेस है। पहले हमने कलर बताया क्योंकि पहले आपको डाइस निकालना है, उसके बाद रोल करना है, ठीक है। तो कलर निकलने के बाद रोल करने के जो सारे ऑप्शन थे वो हमने यहाँ पे लिख के बता दिए और हमारा आंसर इजीली हमें मिल गया। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया। चलिए स्क्रीन को अपन क्लियर करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 9 कि आपने कॉइन को टॉस किया। इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space. अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप थोड़ा सोच के चलेंगे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो क्या होगा, बॉल निकालेंगे या फिर डाइस थ्रो करेंगे, वो डिपेंड करता है हेड्स या टेल्स पे। तो पहले अपन टेल्स का सारा मामला देखते हैं। जब आप टेल्स की बात करोगे तो टेल्स आने पे आपको बॉल निकालनी, ठीक है। रेड कलर की 2 बॉल है, मान लो आपने पहली वाली निकाल दी, ये भी हो सकता है। मान लो आपने दूसरी वाली निकाल दी, ठीक है, या फिर आपने ब्लैक बॉल निकाल दी टेल आने पे, तो टेल एंड ब्लैक 1 बॉल 1 बेसिकली, टेल एंड ब्लैक बॉल 2 एंड देन टेल एंड ब्लैक बॉल 3। लेकिन क्या यहाँ पे मामला खत्म है? नहीं सर, इसके बाद जो अपना हेड्स है अगर वो आ जाता है तो भी कुछ एक्टिविटी होगी, तो हमें उसको भी मेंशन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो जब हेड जाता है आप डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है। डाइस थ्रो करने पे 1 आ सकता है, डाइस थ्रो करने पे 2 आ सकता है। एच को लिख रहा हूं मैं क्योंकि सब तभी होगा जब हेड्स आएगा। अगर आपने वो एक्टिविटी नहीं की, उसका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं गिरा तो इनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए दोनों साथ में लिखे जा रहे हैं क्योंकि दोनों का बहुत मिला जुला सा रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरे हिसाब से 11 आउटकम्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 6 और 5 11, 5 आपके टेल्स वाले और 6 आपके हेड्स वाले, ठीक है। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पे क्योंकि आइडेंटिकल नहीं लिखा है तो मैंने रेड बॉल्स 1 और 2 बनाई, क्योंकि मुझे ऐसा सवाल के थ्रू बताया गया कि ये अलग है। अगर वो आइडेंटिकल लिखते तो टेल्स के बाद 1 रेड 1 ब्लैक आ जाता बस, ठीक है। आइडेंटिकल में आप पहचान नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि यहाँ लिखा है 2 रेड 3 ब्लैक, तो मतलब उनके हिसाब से वो पहचान कर पा रहे हैं कि ये पहली ब्लैक बॉल है कि दूसरी है कि तीसरी है, कुछ उन्होंने करके रखा है, ठीक है। खैर वो व्यवस्था पे हमें चर्चा नहीं करनी, हमें सिर्फ अपना जवाब बताना है। प्रोबेबली हमारी यहाँ पे एग्जांपल 10 आ जाती है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया। इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल वी रोल अ डाई, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। अब देखो डाइस कब फेंका जा रहा है? जब आपका टेल्स आ जाए, ठीक है। अगर हेड्स आता है तो कुछ नहीं किया जाएगा, पर अगर टेल्स आता है
तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो पहले वाले पे हेड्स आ गया, आपने क्या कहा, जब दूसरा वाला होगा तो पहले वाले पे हेड्स आया और दूसरे वाले पे भी हेड्स आ गया, मामला समाप्त। पहले वाले पे हेड्स आया मगर दूसरे वाले पे आ गया टेल्स, तो आप करोगे टॉस, तो आप लिखोगे HT1। पहले वाले पे आया हेड्स, दूसरे वाले पे आया टेल्स, आपने किया किसको, डाइस को थ्रो, तो आपको मिलेगा HT2। पहले वाले पे हेड्स, दूसरे वाले पे टेल्स, और आपने निकाल दिया डाइस पे 3। पॉसिबल। पहले वाले पे हेड्स, दूसरे वाले पे टेल्स, डाइस पे आया 4। पहले पे हेड्स, दूसरे पे टेल्स, डाइस पे आया 5। पहले पे हेड्स, दूसरे पे टेल्स, डाइस पे आया 6। ये तो एक मामला। अब दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि सर दूसरे डाइस पे कुछ अच्छा सा हो जाए। तो देखो, अगर दूसरे डाइस पे सबसे पहले टेल्स आता है, कुछ नहीं होगा। सेकेंड बार टॉस करोगे, हेड्स आ जाता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पहली बार में आया टेल्स, विच गिव्स यू परमिशन टू डू द सेकेंड राउंड, और उसमें टेल्स आ गया, तो आप लिखोगे यहाँ पे डाइस थ्रो करके या तो 1 आ रहा है, ठीक है, या फिर दोनों टेल्स हैं और डाइस थ्रो करने पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों टेल्स हैं, डाइस थ्रो करने पे 3, ठीक है, दोनों टेल्स एंड डाइस थ्रो करने पे आ रहा है 4, और ये हो गया दोनों टेल्स लेकिन डाइस थ्रो करने पे आ रहा है 5, लास्ट में दोनों टेल्स और डाइस थ्रो करने पे आ रहा है 6। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर इन दोनों को क्यों लिखा है, ये तो हमारे आउटकम्स है नहीं, क्यों नहीं है? क्या एक्सपेरिमेंट करते समय ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता? आ सकता है सर। तो उस केस में हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अगर आप काउंट करोगे प्रोबेबली 7 और 7 14 आपके पॉसिबल आउटकम होंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू हाउ मच, इज 14। कितना भैया, 1 4 14। क्लियर है ये मामला? जी सर। कहीं कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर, बड़े आसानी से हो गया। चलिए, अपना ये क्वेश्चन बड़ी इजीली समाप्त। अपन ने यहाँ पे पॉसिबल आउटकम बता दिए 14, सारे लिख भी दिए, और यही हमारा काम था इस एग्जाम्पल में। स्क्रीन करेंगे अपन क्लियर एंड प्रोबेबली अब हमारी एक्सरसाइज हमारे समक्ष आ जाती है, जहाँ पे आपको दिए गए सारे कामों के क्या बताने भैया, सैंपल स्पेस बताने। तो बहुत सारा काम है, लिखना ज्यादा है, दिमाग कम चल रहा है ना, तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला वाला कार्य देखो, कह रहा है 2 कॉइन आपने टॉस की, क्या होंगे पॉसिबल सॉल्यूशन या सैंपल स्पेस आपका? सर दोनों में हेड्स आ जाए, बिल्कुल ठीक। सर पहले वाले में हेड्स आ जाए, दूसरे वाले में टेल्स आ जाए, ओके। सर दूसरे वाले में हेड्स आ जाए, पहले वाले में टेल्स आ जाए, ओके। एंड लास्टली दोनों में टेल्स आ जाए। तो ये चारों पॉसिबल हमारे सॉल्यूशंस हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखो, कह रहा 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक ही कॉइन 2 बार टॉस किया। क्या इन दोनों में कुछ फर्क है? एक्टिविटी तो वही हो रही है, तो यहां पे भी आपका सैंपल स्पेस जो ऊपर था वही रहेगा प्रोबेबली। दोनों में हेड्स, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, और दोनों में टेल्स। चलिए, अब उसके बाद देखो 3 कॉइन आपने टॉस कर दिए साइमल्टेनियसली। तो इस केस में क्या होगा सर, या तो तीनों में हेड्स आ जाएगा, ठीक कहा आपने, या फिर अब तीनों में हेड नहीं आएगा, 2 में हेड आएगा, 1 में टेल आएगा। लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। HHT के बाद आपने कहा नहीं बीच वाले में टेल्स आया है, साइड वाले में हेड्स आया, फिर आपने कहा पहले वाले में टेल्स, बाकी दोनों में हेड। और क्या हो सकता है सर, पहले एक ही टेल था, अब मान लीजिए 2 टेल हो गए, 1 हेड हो गया, इसकी भी पोजीशन चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन द समीकरण ऑफ द सेटअप। TTH, अब इन्होंने कहा हमें एक भी हेड नहीं चाहिए, हम बहुत हो गए हेड वाले, तो तीनों टेल्स हो गए, तब भी हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी, सारे हेड, एक टेल वो भी अलग अलग जगह पे, एक हेड 2 टेल वो भी अलग अलग जगह पे, या फिर तीनों टेल आपका लास्ट ऑप्शन हुआ। 3 कॉइन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं
कि अगर एक कॉइन टॉस करने पे हेड्स आया तो आपने डाइस थ्रो किया, टेल्स आया तो कुछ नहीं किया, इस केस में आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम यही मानेंगे कि भैया टेल्स आने पे कुछ नहीं किया। तो देखो यदि हेड्स आ गया तो आप डाइस थ्रो करोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। और अगर टेल आ गया तो क्योंकि सवाल में कुछ नहीं दिया है तो टेल का ऑप्शन ऐसे रह जाएगा कि ये 5, ये 6 और एक 7वां अपना यहाँ पे टेल वाला हो गया। क्लियर है? 6 वाले में बोल रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड इट्स कलर इज नोटेड। ठीक है, आपने कलर नोट किया। अब इस केस में आपको क्या बताना है भैया? बताना है कि कलर नोट करने में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कलर नोट किया, क्या नोट किया? सर कलर नोट किया है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा? तो देखो सर, जब हम कलर नोट कर रहे हैं तो प्रोबेबली कलर तो 2 ही होते हैं, एक रेड या फिर ब्लैक। तो क्या इसका सैंपल स्पेस रेड कॉमा ब्लैक होगा? क्योंकि यही 2 पॉसिबल कलर्स तो हैं, इसके अलावा कौन सा पॉसिबल कलर है? कोई नहीं है भाई, प्लेइंग कार्ड में 2 ही कलर है। हाँ, आप पैटर्न बोलते, डिजाइन बोलते तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, हार्ट्स का, स्पेड का, डायमंड का और क्लब का। लेकिन यहाँ पे बोला है केवल कलर नोट किया है, डिजाइन पे कोई चर्चा नहीं की है। तो यही 2 ऑप्शन है, या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग बस अ बिजी रोड इन द ईयर। अब एक बिजी रोड पे कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं? सर अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है 1 भी ना हो रहा हो, या 1 हुआ हो, या 2 या 3। इसकी तो सर काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी रोड पे कितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी कि इतने होंगे तो उसके बाद रोड बंद हो जाएगा ना, ऐसी कोई लिमिट तो नहीं है। तो सामान्य केस में किसी भी रोड पे कितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसपे हमें यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे ये 6 के 6 क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स कंटेन कर रहा है एक रेड और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। देखो ये वर्ड जहां जहां होगा उसकी इंपॉर्टेंस अलग होगी, ध्यान रखना, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, अगेन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने बॉल प्रोबेबली वापस नहीं रखी, ठीक है। राइट इट सैंपल स्पेस। अब देखो इसकी सैंपल स्पेस जो अब तक आपने किया है उससे अलग कैसे होगी? तो ये देखना, आपने मान लो निकाली एक रेड बॉल, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि उसको वापस नहीं डाल सकते, विदाउट रिप्लेसमेंट काम चलेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा मामला कि सर वो रेड वाली जो निकाली उसको बाहर रख दो और सेकंड निकालोगे तो व्हाइट बॉल आएगी, ठीक है। एक पॉसिबल ये इसके कि जो पहली बॉल आपने निकाली वो व्हाइट थी, जो दूसरी निकली वो रेड थी, ठीक है। तीसरा कि पहली वाली भी व्हाइट और दूसरी वाली व्हाइट। अच्छा, आप में से कुछ क्या बोलेंगे, सर आपने तो पहले ही रेड निकाल के बाहर रख दी थी, फिर वापस कैसे आ गई? अरे मेरे भाई, ये एक अलग आउटकम है, ये एक अलग आउटकम, मतलब यहाँ पे अलग शुरुआत हुई है फ्रेश, और यहाँ पे आपने वापस फ्रेश शुरुआत की है जिसमें सारी बॉल्स पहले से अंदर है, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट केस, दिस इज अ डिफरेंट केस, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस केस में यहाँ पे यही पॉसिबल आउटकम होंगे। अगर वो बोलता विथ रिप्लेसमेंट तो हम यहाँ पे रेड रेड का भी केस लेके आते हैं, क्योंकि जो रेड बॉल बाहर निकली थी वो वापस अंदर भी भेज दी गई है, पर यहाँ पे भी बोला विदाउट है, इसीलिए वो रेड रेड वाला केस इसमें नहीं आया कि दोनों बॉल्स रेडी हैं, ठीक है। चलो अब थर्ड क्या कह रहा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप कब तक कॉइन को टॉस कर रहे हैं जब तक कि टेल्स ना आ जाए, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो यहां पे देखो बड़े ध्यान से, सर इस केस में अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो एक तो ये होगा कि आपका नसीब अच्छा है कि पहली बार में टेल्स आ गया तो मामला खत्म। फिर नसीब थोड़ा बुरा हुआ कि पहली बार में आया हेड्स, दूसरी बार में किया आपने तो टेल्स आ गया, बच गए। या फिर पहली बार में भी हेड्स नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में जाके टेल्स आया। या आपका नसीब और ही खराब है, मतलब बिल्कुल ही एकदम गया हुआ है, तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में भी हेड, फिर चौथी बार में जाके कहीं टेल्स आया, तब मामला ऐसे ही चलेगा। और आपका ये जो सैंपल स्पेस बनेगा, प्रोबेबली इसको काउंट कर पाना कितने पीस होंगे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इट वुड कीप गोइंग ऑन टिल द टाइम यू गेट अ हेड। अब 3 के बाद होता है 4 टेल्स, फिर हेड आए,
5 हेड फिर टेल आए, ऐसे तरह की पूरा मामला चल सकता है। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा के ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी आगे। चलिए स्क्रीन क्लियर, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन टीम ए देयर आर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, इन टीम बी देयर इज 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, फर्स्ट अ टीम इज चोजन देन अ पार्टिसिपेंट, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। चलिए आसान मामला होना तो चाहिए सर। पहले टीम चूज करो, तो सर ए या बी में से कोई एक कर लेते हैं। अगर मान लो आपने टीम ए चूज की तो वहां से या तो बॉय 1 आ सकता है, या फिर बॉय 2 आ सकता है, या फिर गर्ल 1 आ सकती है, या गर्ल 2 आ सकती है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होगा कि आपने टीम ही दूसरी चूज की, तो टीम बी में से एक बॉय आ गया जो इकलौता था, फिर या अब आ गई उसमें से अगर और कोई ऑप्शन है तो फिर गर्ल पार्टिसिपेंट्स का है, तो या तो गर्ल 1 कर सकती है, या गर्ल 2 कर सकती है, या फिर गर्ल 3 कर सकती है। होता ना कई बार एक कंपटीशन में पूरी टीम जाती पर पार्टिसिपेट 1 बाय 1 ही करते। ठीक है, तो वैसे ही कुछ मान लो अगर यहाँ पे हुआ है तो ये हमारा कुछ पॉसिबल सैंपल स्पेस होगा। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप करेंगे स्क्रीन को क्लियर। 4th क्वेश्चन हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपने कॉइन टॉस किया। इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाइस। चलिए सैंपल स्पेस इसका काफी बड़ा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। सबसे पहले आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो आप शुरू करेंगे किससे? हेड से। हेड जाए तो आपके पास क्या चॉइस है? सर बॉल्स की चॉइस है ब्लू और व्हाइट। तो मान लो आपने एक ब्लू बॉल सिलेक्ट कर ली, पहली वाली, या फिर हेड जाने पे दूसरी ब्लू बॉल कर ली, या फिर तीसरी वाली ब्लू बॉल कर ली। तीनों में से कोई भी हो सकती है ना। फिर अगर मैं इसी हेड जाने पे व्हाइट बॉल्स में भी सिलेक्शन कर सकता हूं, तो हेड आने पे व्हाइट बॉल 1, व्हाइट बॉल 2, व्हाइट बॉल 3। क्योंकि आइडेंटिकल नहीं लिखा है, आइडेंटिकल लिखा होता तो मैं 1 2 3 4 नहीं लिखता है ना, मैं केवल यहाँ पे व्हाइट और रेड लिख के, ब्लू लिख के अपना काम खत्म कर देता। ये तो हो गया हेड्स का मामला। ठीक है, अब अगर टेल्स आएगा तो क्या होगा? सर टेल्स आने के केस में आपके पास ऑप्शन है, या कि टेल्स आया तो आप 2 डाइस फेंक लीजिए, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, देन आप कहोगे कि नहीं आ तो 5 भी सकता है, उसको किसने मना किया है? देन आप कहोगे 6 भी आ सकता है, भैया उसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा नंबर है। तो कुछ इस प्रकार हमारे सारे आउटकम होंगे। इज दिस क्लियर? जी सर। अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर आएगा कितना, गिनोगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आउटकम्स आपके पॉसिबल है यहाँ पे। जहाँ पे देखो B1 मतलब ब्लू बॉल है और W1 मतलब व्हाइट बॉल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीन करेंगे अपन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सपोज 3 bulbs are selected at a random out of a lot. Each bulb is tested and return as defective or non-defective. ठीक है, what is the sample space of this experiment? ठीक है, कितने बल्ब लिए आपने? 3 बल्ब लिए। तो देखो इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? सर सबसे बुरा क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव है। ठीक है भैया, उससे कम बुरा क्या होगा कि 2 डिफेक्टिव हैं और 1 ठीक है। लेकिन 1 ठीक कौन सा वाला है? लास्ट वाला है, बीच वाला है, या फिर पहला वाला है? तो हमें यहाँ पे तीनों केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका नसीब अच्छा है जिसमें आपके 1 डिफेक्टिव निकल रहे हैं, बाकी नॉन डिफेक्टिव है, तो वो वाला केस अब बनाएंगे कि पहला वाला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा वाला डिफेक्टिव निकल गया। अब इसकी भी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा डी, पहला वाला डिफेक्टिव है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छा नसीब क्या हो जाएगा? जब आपके तीनों के तीनों बल्ब बढ़िया रहेंगे बिना किसी डिफेक्ट के। तो प्रोबेबली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द नंबर्स 1 2 3 4 रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। आपने पर्चियों पे लगा के रखे 4 नंबर।
द स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स एंड मिक्स thoroughly. ओके, a person draws 2 slips from the box one after the other without replacement. फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? जो पर्ची एक बार निकल गई वो दोबारा नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है? तो जो निकल गई उसको बाहर रख दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पहले वाले पे 1 आ गया, ठीक है, तो फिर दूसरे वाले पे 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 की पर्ची इंसान अपने हाथ में रख लेगा, वो वापस बक्से में नहीं जाएगी, और जो चीज बक्से में है नहीं वो निकल नहीं सकती। 1 के साथ 3 भी आ सकता है ना, और 1 के साथ 4 भी आ सकता है। ये 4 ये 3 अपन को पहले मिल गए। अब इसके बाद क्या ये इकलौता केस है? नहीं। मान लो पहले पे 2 आ गया तो बिल्कुल ठीक है भाई, पहले पे आया 2, दूसरे पे आया 1, फिर से ये फ्रेश केस है, ठीक है? इसको अपन को अलग अलग लेके चलना है। पहले पे आया 2, दूसरे पे आया 3, दूसरे पे 2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पर्ची में एक ही 2 है, वो आपने पहले ही बाहर निकाल लिया। तीसरा ऑप्शन 2 and 4। अब क्या ये और इसके अलावा भी है? हाँ जी सर, 3 की बात करते हैं तो मान लो पहले पे आया 3, दूसरे पे आया 1, फिर दूसरे पे आया, पहले पे आया 3, दूसरे पे आया 2, 3 पे 3 आ नहीं सकता क्योंकि एक ही 3 है, वो भी अपन ने बाहर निकाल दिया, फिर आ गया ये 4, ठीक है? अब लास्ट पॉसिबल केस जब पहले वाले पे आया 4, दूसरे पे आया 1, ठीक है, इधर पे आया 4, इधर पे आया 2, लास्ट ऑप्शन इधर पे आया 4, इधर आया 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये ध्यान रखना 4,3, 3,4 अलग अलग क्यों गिने गए हैं? क्योंकि आपने एक के बाद एक पर्ची निकाली है, तो आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करने को मिल जाएगा कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया, ठीक है? इसीलिए ये आपका जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। प्रोबेबली 3, 4 और 12 12 आउटकम होने चाहिए, ठीक है? चलिए स्क्रीन को ओपन क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त एंड प्रोबेबली हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी की आनंद की लहर सारे मोहल्ले में कि एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, लेकिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जिसको बहुत ध्यान से सुन के जाइएगा। क्या है कि नहीं सुनेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मैनर्ड ब्रेन्स का एक अच्छा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको हमारा सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप इजीली सारे कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। और जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाए और उसका सेशन आपको समझ में आए, कुछ अच्छा लर्न करने को मिले, तो कृपया सेशन को लाइक करें एंड साथ में शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी नए कॉन्सेप्ट इजीली लर्न कर सके। सेकेंड थिंग, आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे 40,000 से ज्यादा वीडियोज है। अब इस ज्ञान के महासागर में बहुत सारे विद्यार्थी खो जाते हैं और उनको उनके काम के लेक्चर्स, उनके फेवरेट टीचर द्वारा पढ़ाए गए सेशन नहीं मिलते हैं, और फिर वो कई बार हताश निराश हो जाते हैं कि सर ने या मैम ने ये पर्टिकुलर लेक्चर तो पढ़ाया नहीं, या ये पर्टिकुलर टॉपिक तो कवर किया ही नहीं, जबकि यह सत्य नहीं है। वो सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड हैं बस, लेकिन कुछ एल्गोरिथम की वजह से यूट्यूब के आप तक नहीं पहुँच पाते। तो उसका हमने एक सरल उपाय निकाला है, जो कि है हमारी वेबसाइट और ऐप के रूप में आपके लिए कब से उपलब्ध। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं, कुछ ने यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया उसको यूज करें, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट आपको क्लासिफाइड मिल जाता है, क्लास वाइज, स्ट्रीम वाइज। स्ट्रीम के अंदर जाओगे आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन मिलेगा, हर एक चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ वीडियो वाइज, यानी कॉन्सेप्ट वीडियो है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, या फिर एग्जाम के हिसाब से वन शॉट रिवीजन है, एमसीक्यू सीरीज है, वो सब आपको मिल जाता है बहुत ही क्लासिफाइड एंड सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज, जिससे कि सारे विद्यार्थियों को बड़ी आसानी से सारा कंटेंट मिल जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, वेबसाइट और ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने हमें अब तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है फन लर्न सेशंस एंड बोर्ड्स के द्वारा प्रोवाइड की गई जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सर्कुलर्स हो, नोटिस हो, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन हो, उसको एकदम बढ़िया से एनालाइज करके सही जानकारी सिंप्लीफाइड मैनर में दी जाती है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देन अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं, दो बढ़िया आसान रास्ते। पहला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप सीधे पहुंच जाएंगे हमारे नोट्स और बुक्स वाले सेक्शन में, जहां से आप इजीली चीज़ों को प्रोक्योर कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप हमारी वेबसाइट और ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो वहां पे भी ग्रैब ई नोट्स का बटन आपको मिल जाता है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो भी आप सीधे पहुंच जाओगे हमारे नोट्स और बुक्स वाले सेक्शन में,
वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सिर्फ 1-2 क्लिक करने और आपको इजीली अपने काम के नोट्स और बुक्स मिल जाते हैं। तो इनका भी आप यूटिलाइजेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। हमारे सारे वर्टिकल, सारे कोर्सेज आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है, आप उसकी चिंता ना करें। आप बस पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट भी इतना अच्छा आवे कि इन विद्यार्थियों जैसे आपकी तस्वीर भी यहाँ पे मुस्कुराती हुई बढ़िया सी लगे, ताकि हम भी बहुत प्राउड फील करें, बहुत खुश हो, आप, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स सब बहुत प्राउड फील करें अबाउट योर अचीवमेंट एंड सक्सेस। चलिए यहाँ पे हम करेंगे सेशन को एंड। आप अपना बहुत ध्यान रखें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते ही रहते हैं। ध्यान रखें, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।